क्लासरूम शुरू कर रहे हैं हम लोग एक एडिटोरियल से। द हिंदू का जो होता है एडिटोरियल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और मल्टीपल कनेक्शन और कॉनोटेशंस आपको मिलते हैं इसमें। मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलते हैं। सो सब्जेक्ट क्या बता रहा है? आर्टलेस एंड हार्टलेस। आर्टलेस एंड हार्टलेस बोल रहा है। दो वर्ड्स को मार्क कर लीजिएगा, आर्टलेस बोल रहा है और हार्टलेस बोल रहा है। Heartless का मतलब भी all know that what is the meaning of heartless? That somebody who's very hard, rude, doesn't have emotions. But बच्चों, what is the meaning of the word heartless? Anyone? What do you mean by the word heartless? आपको मैंने एक वर्ड पढ़ाया था ingenuous, याद है आपको? ingenuous वर्ड याद है? ingenuous, ingenuous सी सूरत याद है आपको वर्ड? भोली सी सूरत एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था। सो ingenuous का एक और फॉर्म है heartless। मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर। The word ingenuous is synonymous to the word heartless. Heartless means मतलब somebody who's not skilled in expressing himself or herself. Somebody who's not at all skilled, who's naive, who's new to a process, all right, is artless and heartless. Artless and heartless. Is the meaning of the word artless clear to all of you? Artless शब्द का मतलब सबको क्लियर हो गया? अपने भावनाओं को एक्सप्रेस न कर पाने की जो प्रॉब्लम है उसे आर्टलेस बोलते हैं। Sometimes people they are not able to express themselves, probably they are artless, all right. Ingenuous, somebody who cannot mask his or her feelings, not devious, of course, is artless. ये सेंट्रल विस्टा के बारे में नॉलेज है आप लोगों को? डू यू हैव एनी आइडियाज लाइक आइडिया अबाउट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? यस और नो? अभी ये जो हमारा एडिटोरियल है इसको प्लीज पॉलिटिकल नहीं बनाना, किसी भी एंगल से इसको पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे हम लोग, खाली इसको पढ़ेंगे कि बोल क्या रहा है। ठीक है? The government must respond to concerns about demolition in Central Vista redevelopment. तो हिंदू का एक बहुत ही खास तरीका है लिखने का कि जब ये लोग लिखते हैं, they ensure that they give you a heading and then a caption. ये caption और captions word मैंने आपको पढ़ाया था. If you can recall the word caption and captions, this is the signature writing style of the Hindu. Why this is? Because this what you call this, ये जो caption है इससे आर्टिकल थोड़ा और एक्सप्रेसिव लगता है पढ़ने में। That is why they use such tactics. क्या बोल रहा है? It says government must respond to concerns about demolitions in Central Vista redevelopment. Did you observe that he says the government must? ये ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर इसने मस्ट लिखा हुआ है? यस और नो? चैट बॉक्स पे यस और नो बोलते रहिए जिससे कि मैं आपसे इंटरेक्शन कर सकूं। अच्छा, यहाँ अगर मस्ट है तो इसका मतलब डिग्री थोड़ा हाई है, मतलब कमांडिंग स्टेटमेंट बना दिया इसको। मस्ट की डिग्री को कम करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? मॉडल वर्ब कौन सा आ जाएगा? अगर मस्ट की डिग्री कम करनी है तो क्या होगा यहाँ पर? मे नहीं आएगा, शुड आएगा। वेरी नाइस, शुड। द गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू कंसर्न। अभी जब राइटर जो है वो कंसर्न होता है तब वो शुड का इस्तेमाल करता है। बच्चों बहुत ध्यान समझना, जब राइटर कंसर्न शो करता है राइटर शुड का इस्तेमाल करता है, और जब इस कंसर्न को थोड़ा सा एक्सट्रीम मिल जाता है देन ही यूजेस मस्ट। यानी कि यहाँ बिल्कुल वो अलर्ट कर रहा है कि करना ही करना है एट एनी केस। गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू कंसर्न्स अबाउट डिमोलिशंस इन सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट। The government of India's Central Vista redevelopment project is highly questionable as a national priority at any time. It says the government must respond to concerns about demolition Central Vista. Government of India's Central Vista development project is highly questionable as a national priority at any time, and more so in the midst of a pandemic. Government of India's Central Vista project is highly questionable. Mark करिएगा इसको, टोन चेक कीजिएगा यहाँ से। Highly questionable as a national priority at any time, and more so in the midst of a pandemic. First line से ही concern writer ने raise किया है। क्या आप देख पा रहे हैं चीज? Did you all observe that in the first two lines the writer has raised a concern? यानी कि बहुत ही, would you call this article direct or indirect? तो ये हमने आपको बताया कि राइटर जो है बहुत डायरेक्ट अप्रोच से
क्वेश्चन कर रहा है सीधे, ये एक इसने क्रिटिकल एंगल लिया हुआ। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड न्यू रेजिडेंसीज फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट। फैक्ट्स, ये है आपके फैक्ट्स। A new parliament building is indeed required and there is a strong case for reorganizing the existing office of the central government. अच्छा, इस लाइन पे ध्यान देना बच्चों, क्या बोल रहा है कि a new parliament building is indeed required। राइटर गवर्नमेंट के इंटेंट को सपोर्ट भी कर रहा है, बोल रहा है हाँ ये रिक्वायरमेंट है, एंड देयर इज अ स्ट्रांग केस, मार्क द वर्ड, एडजेक्टिव मार्क कीजिएगा, स्ट्रांग केस फॉर रीऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या राइटर गवर्नमेंट का जो मूव है, जो आइडिया है, उसे सपोर्ट करता है, हाँ है ना? रीडिंग दीज टू स्टेटमेंट्स, ओनली दीज टू स्टेटमेंट्स, राइटर अग्री करता है कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, और उसने एडजेक्टिव मार्क किया है स्ट्रांग केस। बच्चों हमने अभी तक 5 लाइन पढ़ ली है, 3 सेंटेंस पढ़ चुके हैं यहाँ पर। अब मुझे इतना बताइए, क्या इन दोनों आइडियाज को कनेक्ट करके ये मालूम पड़ रहा है कि राइटर बायस्ड है कि अनबायस्ड है? Can you all tell me, is the tone of the writer biased or unbiased? हमने सिर्फ unbiased approach है, समझ में आ रही है आप लोगों को? However, the architecture, mark the adverb, however, the architecture and timelines of the development as it is happening now are less about the need and more about an imperious obsession with grandeur. इस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा, imperious, imperious obsession with grandeur. How do you pronounce the word? You pronounce the word as grandeur. अब यहां से राइटर ने कंसर्न रेज किया है, क्या बोला है उसने? उसने बोला कि अभी जो सब चीज चल रही हैं, मैं मानता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये डाउट, he says, लेकिन says however the architecture and timelines, उसे प्रॉब्लम किससे है? आर्किटेक्चर subject 1 and 2 timelines of the development as it is happening now are less about the need and more about an imperious obsession with grandeur. imperious वर्ड को मार्क कर लीजिएगा, मार्क द वर्ड imperious. imperious का मतलब आपने अपने एक वर्ड सीखा था साथ में, यू लर्न द वर्ड सुपरसीलियस, एक वर्ड हमने साथ में डिस्कस किया, सुपरसीलियस, याद है वर्ड आपको? We had learned a word and that word was supercilious. Do you recall the word? और उसका एग्जांपल क्या था? supercilious term. सबको याद है वर्ड? Means extremely arrogant and having a feeling of being superior and treating others inferior. यहाँ पर जो वर्ड है imperious, उसका मतलब होता है कि you are treating everybody as inferior and you believe that you have a superiority and you are more concerned with self and the ideas of self. That's what you call imperious. Imperious obsession. So एक obsession है with grandeur. What did you mean by the word grandeur? Anyone? ये word मैंने रखा है आपके लिए, आज हम पढ़ेंगे ये word. But anyways, I'm asking you all, what do you think the meaning of grandeur is? विशाल काय, मैग्निफिसेंट, ह्यूज, स्प्लेंडेड, ग्रैंड, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके, मार्क कर लीजिएगा। क्या वर्ड है? मैग्निफिसेंट, ह्यूज, ग्रैंड, the quality of being impressive by the virtue of being magnificent. ऐसे याद कर लीजिएगा। For example, Taj Mahal is a symbol of love and grandeur together. Love and grandeur together. ताजमहल इतना बड़ा है, इतना विशालकाय है, उसके इतने बड़े होने से उसकी ब्यूटी का एहसास होता है कि कितना ह्यूज है. That's what we call grandeur. He's saying that the architecture and the timeline of this redevelopment is more concerned with an imperious obsession and grandeur. अपने आप को बड़ा दिखाने की होड़ में ये जो टाइमलाइन है बहुत गलत है जिस तरह ये बन रहा है, प्लस इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, इंटेंट से मैच नहीं कर रहा है. Is it clear to all of you? Is this line clear to all of you? Yes or no? So, is the line clear to all of you?
आगे बढ़ते हैं. The irony is that a colossus built amid the ruins of pandemic could turn out to be a monument to the government's disregard for public good. Do you all agree with this statement? कितना ही भिगा भिगा के मारना समझते हैं आप लोग? क्या आप लोग इस लाइन की जो ब्यूटी है वो समझ रहे हैं? इसने बोला है द आयरनी इज, आयरनी मतलब होता है विडम्बना, आयरनी मीन्स विडम्बना. व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज कॉल्ड आयरनी. कह रहा है विडम्बना ये है कि इतना बड़ा विशालकाय कोलोसस इज ह्यूज built amid the ruins of pandemic could turn out to be a monument to the government's disregard for public good. ये जो आपने इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा किया है, विशालकाय मॉन्यूमेंट जो खड़ा किया है, ये मॉन्यूमेंट कहीं आपकी बर्बादी का सबूत ना बन जाए कि आपने एक टाइम था आपने पब्लिक को अपने जूते की नोक पर रखा था, एंड दिस मॉन्यूमेंट कुड टर्न आउट टू बी, मॉन्यूमेंट बन जाएगा टू द गवर्नमेंट डिसरिगार्ड फॉर पब्लिक गुड. द मिसप्लेस, मार्क द वर्ड, द मिसप्लेस डिटर्मिनेशन. कितने शानदार तरीके से लिखा है, ध्यान दीजिएगा. मिसप्लेस डिटर्मिनेशन, ये एक तरह से मेटाफर है और बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्लेस किया है. डिटर्मिनेशन इज अ पॉजिटिव वर्ड and then we have a word called misplaced. How beautifully they are placed. Misplaced determination मतलब उनका दृढ़ निश्चय तो है लेकिन गलत जगह पे दृढ़ निश्चय अटा हुआ. Misplaced determination of the center to complete the project before the next Lok Sabha election is characteristic of the showmanship that has befallen governance in India. गवर्नमेंट की जो ये आर्ट है, गवर्नमेंट का जो तरीका है, जो उनकी डटे रहने की क्षमता है, जितने दृढ़ निश्चय से गवर्नमेंट काम कर रही है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कि अगले लोकसभा इलेक्शन से ये प्रोजेक्ट पूरा कर दें, ये एक चरित्र है उनका. इस चरित्र को बोला गया है शोमैनशिप. शोमैनशिप समझते हैं आप लोग? द वर्ड शोमैनशिप मतलब होता है एक शो को बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट करना. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शोमैनशिप, द वर्ड शोमैनशिप इज टू प्रेजेंट लार्जर देन लाइफ. मार्क द वर्ड, लार्जर देन लाइफ. कोई भी चीज को अट्रैक्टिव तरीके से पेश करना. टू प्रेजेंट समथिंग, टू प्रेजेंट समथिंग देन अट्रैक्टिव और लार्जर देन लाइफ मैनर, इसको बोलते हैं शोमैनशिप. तमाशा या दिखावा करना. ऑलराइट, कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो डिटर्मिनेशन है ये बहुत ही गलत जगह प्लेस हुआ है और ये शोमैनशिप बन के रह गया है. गवर्नेंस की जगह ये शोमैनशिप बन के रह गया. देयर इज नो जस्टिफिएबल अर्जेंसी. अगेन अनदर शू इन द फेस. क्या कह रहा है ये? बोल रहा है कि शोमैनशिप तो है, आगे क्या बोल रहा है? देयर इज नो जस्टिफिएबल अर्जेंसी. मार्क द यूसेज, जस्टिफिएबल अर्जेंसी. इसके पीछे कोई अर्जेंसी और अर्जेंसी के पीछे कोई लॉजिक और जस्टिफाइड रीजन ही नहीं है कि ये लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं. कोई जस्टिफाइड लॉजिक नहीं है कि व्हाट इज द अर्जेंसी टू कंप्लीट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, एंड देयर इज नो जस्टिफाइड रीजन एज वेल इन रेजिंग टू द ग्राउंड. रेजिंग टू द ग्राउंड मतलब होता है डिमोलिश करना. मार्क द वर्ड, रेजिंग टू द ग्राउंड मतलब डिमोलिश. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जब हम एक आयरन बॉल से तोड़ते हैं, द वर्ड इज यूज्ड, रेजिंग टू द ग्राउंड. A row of buildings and then rebuilding. तो buildings को तोड़ रहे हैं और तोड़ के फिर से बना रहे हैं. That is again a very tough situation. Last week, 6 scholars, artists, writers, curators, and museum professionals put the spotlight on a particular. Put the spotlight on का मतलब होता है to highlight particular concerning aspect of the project. Mark the word concerning मतलब होता है something that demands attention, serious. Concerning also refers to serious. All right, something that creates anxiety, distress is called concerning. इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है. बहुत से राइटर्स ने, स्कॉलर्स ने इस बात पे क्वेश्चन रेज किया था कि इतनी जल्दी क्यों है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जब पूरा कंट्री जो है ऑक्सीजन की डिमांड में मर रहा है. lot of resources are falling short, people are dying every day. What is the hurry of completing such a project? Probably this is what we called an imperious obsession with grandeur. So probably the writer is saying that the ruling party is more obsessed about building a larger than life image about themselves than helping the people, and they are misusing and misplacing their intent as well as the public resource. National Museum of India, the Indira Gandhi National Center for the Arts, IGNCA, and the National Archives, NX, are set to be demolished to make way for new buildings. राइटर ने बिल्कुल ही नहीं बोला कि गवर्नमेंट का इंटेंट क्या है, बट क्या आप हिडन लाइंस में समझ पा रहे हैं कि राइटर क्या कहना चाह रहा है? He is saying he wrote this, he could have written this only, IGNCA, बट यहाँ पर लास्ट लाइन में राइटर ने जो है ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ है
नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड द नेशनल आर्काइव्स एनेक्स आर सेट टू बी डिमोलिश्ड। क्या आप सब लोग समझ रहे हैं कि राइटर की टोन किस तरफ जा रहा है? नए बिल्डिंग बना रहे हैं, पुराने बिल्डिंग तोड़ के, और पुराने बिल्डिंग जो है वो किसके नाम पे है? इंदिरा गांधी के नाम पर है। यहाँ पर कुछ कुछ कहा नहीं, उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा है, बट ही इज गिविंग यू सिंबॉलिक हिंट्स। बिल्कुल सार्कास्टिक नहीं है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, कोई भी जोक नहीं मारा उसने, इनडायरेक्टली कमेंट भी नहीं किया, लेकिन ही इज लीविंग अ हिंट दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेक यू ऑन। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द हिंट? बस नाम लिख दिया है इंदिरा गांधी को और लिख रहा है कि उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, सिंपल सी बात। ऑलराइट, these experts have called for an immediate suspension of the project and wide public consultation on the path ahead. इन सभी एक्सपर्ट ने बोला है कि आप इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट को जो है सस्पेंड कीजिए एंड वाइड पब्लिक कंसल्टेशन ऑन द पाथ। बहुत ज्यादा आपको जनता से उनकी जागरूकता के बारे में पूछना पड़ेगा और पब्लिक का भी एक कंसल्टेशन हमें कंसिडर करना चाहिए। देयर आर वैलिड कंसर्न्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द कलेक्शंस हाउस्ड एट दीज सेंटर्स। वैलिड कंसर्न्स, राइटर अपनी बात पे स्ट्रेस कैसे करता है? हम चाहे तो इसको लिखें देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स, या तो मैं बोलूं लॉट ऑफ कंसर्न्स, लेकिन कंसर्न को भी इसने क्वांटिफाई कर दिया है, लिख के इसने एडजेक्टिव डाल दिया है वैलिड कंसर्न्स। यानी कि राइटर जो है जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है उसको ये वैलिडेट कर रहा है। क्या आप दिख रहा है यहाँ पर आपको? एडजेक्टिव्स के इस्तेमाल से ये सारा चीज जो है वेरीफाई कर रहा है और उसे और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। यानी कि किसी भी आर्टिकल में, पैसेज में, राइटअप में अगर एडजेक्टिव सही जगह पे प्लेस्ड हो तो आर्टिकल पे लोग धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, देखो कितना बढ़िया है। कंसर्न लिखा है, चाहो तो मैं लिखूं देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स, लॉट ऑफ कंसर्न्स की जगह में लिखा है मैंने वैलिड कंसर्न्स, यानी कि राइटर ने खुद ये वैलिडेट किया है कि ये कंसर्न लॉजिकल है। क्या आप ये राइटिंग स्टाइल देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू ऑब्जर्व द राइटिंग स्टाइल? यस और नो, ऑल ऑफ यू? सी हाउ अ राइटर इज बिल्डिंग ट्रस्ट। Valid concerns about the conservation of the collections housed at these centers। तो राइटर कह रहा है कि उनकी चिंता गलत नहीं है, इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारे कलेक्शंस हैं जो कि रखे हुए हैं और इसकी चिंता बहुत ज्यादा सता रही है। रिलोकेशन ऑफ द ट्रेजर एट द नेशनल म्यूजियम, archival records at the national archives and manuscript holdings at the IDNCA can be extremely challenging task। ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं और कुछ ट्रेजर्स हैं वहां पर और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ऑफ कोर्स ये मैन्युस्क्रिप्ट बहुत पुरानी है, ये एंटीक्स हैं, इनको ट्रांसफर करने में बहुत सारा मूवमेंट होगा और उसमें अगेन शायद कोई केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल रिएक्शन हो, शायद मैन्युस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, इसीलिए इसकी चिंता है कि ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क है इवन ड्यूरिंग ऑर्डिनरी टाइम। तो कोविड की बात छोड़िए, ऑर्डिनरी टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है, ये राइटर बोल रहा है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन दैट रिक्वायर्स डिटेल प्लानिंग एंड एक्सपर्टाइज। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन क्या चाहिए इसके लिए? डिटेल्ड प्लानिंग एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है, एक्सपर्टीज चाहिए। Such changes around premier institutions take place only after wide consultation in any part of the world। अब देखो राइटर ने कैसे इसको फर्दर वैलिडेट किया है और कंपैरेटिव मेजर दिए हैं कि ये जो यहाँ पर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में इस तरह नहीं चलता है। क्या आप इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? राइटर बोल रहा है कि जब जब ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, कब होते हैं? वाइड कंसल्टेशन, बहुत लोगों से इसमें संज्ञान लिया जाता है, सबकी सलाह ली जाती है और बहुत बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपनी सलाह देते हैं। उसके बाद ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट्स, यानी कि एक नेशनल म्यूजियम से सारा डेटा उठा के आर्काइव्स को रिमूव करना और नए जगह पहुंचाना, ये आसान काम नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बहुत बड़े लोगों की कंसल्टेशन लगती है और ये हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता है। यहाँ पर ये एंगल थोड़ा क्रिटिकल है। क्या आप ये क्रिटिकल एंगल को फील कर पा रहे हैं? आर यू एबल टू फील द क्रिटिकल टोन ऑफ द राइटर? यस और नो? राइटर ने इतना बोला है कि ये यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है जबकि इतना चैलेंजिंग है, और कहीं जगह होता है तो नेशनल म्यूजियम के आर्काइव्स और रिकॉर्ड्स को बहुत ही सावधानी से ट्रांसफर करते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता है। दैट इज अगेन अ क्रिटिकल हिट ही हैज टेकन। डू यू फील द टोन? यस और नो? एंड सर्टेनली नॉट इन द ओपेक। और देखो आगे उसने क्रिटिकल एंगल को एकदम जीता जागता उदाहरण दिया है। और हाँ बिल्कुल, सर्टेनली नॉट इन द ओपेक एंड कैवेलियर मैनर। फिजिक्स का वर्ड है ओपेक, पहले ये वर्ड का मतलब बताइए। याद है आपको? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, क्या आपको ये वर्ड याद है? जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती है उसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक मींस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। ऑलराइट। और बटर पेपर इज ट्रांसलूसेंट, इससे लाइट पार्शली पास होती है, पार्शली नहीं होती है, ठीक है।
समझ में आ गया आप लोगों को? ओपेक एंड कैवालियर, कैवालियर मतलब होता है वेरी डिसरिगार्ड, हॉटी, एरोगेंट. द वर्ड कैवालियर स्टैंड्स फॉर एरोगेंट. ऑलराइट, दो वर्ड है. एक वर्ड कैवालियर जो है इसका मतलब होता है जेंटलमैन. ऑलराइट, वन वर्ड ऑफ कैवालियर इज अ गैलेंट, जेंटलमैनली. दूसरा जो मीनिंग है, दिस इज एन एडजेक्टिव. अगर हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, द कैवालियर्स हैव अराइव्ड, ध्यान देना, द कैवालियर्स हैव अराइव्ड. सो पीपल हु आर ड्रेस्ड properly, riding a horse, all those men who help women and they escort women, they're called cavaliers. But when it is used as an adjective, then the meaning changes. It is a negative word out now. All right, and that means somebody who is very arrogant, who's not concerned at all, careless. All right, careless, inattentive, not cautious, and domineering. One more word you can write, domineering. ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कैवेलियर समझिए, तो एरोगेंट है और केयरलेस है. एरोगेंट और केयरलेस दोनों वर्ड यहाँ पर फिट बैठ जाएंगे. कैवेलियर मैनर एज इज बीइंग प्लान्ड हियर. केयरलेस, मोर ऑफ द वर्ड केयरलेस. Artifacts at the National Museum still lack a complete inventory. The experts have pointed out, flagging the risk of loss or mishandling. बार बार ये एक्सपर्ट्स की बात कर रहा है. आपने ये बात नोटिस किया कि बार बार ये राइटर जो है एक्सपर्ट्स की बात कर रहा है. ध्यान दिया आपने ये चीज? अभी तक ये वर्ड जो एक्सपर्ट है ये 3 बार आ चुका है. क्या आपने इस बात की नोटिस किया? That बार बार the writer is pointing out towards, experts have pointed out, experts have pointed out, experts have told this, flagging the risk of loss or mishandling. यानी किसने यही बोला, और बोला कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मिसहैंडलिंग हो जाएगा अगर ऐसे सामान ट्रांसफर करेंगे तो. The Central Vista Redevelopment Project is clearly being implemented in a hurry. अब देखिए यहाँ डायरेक्टली इसने बोल दिया, अभी तक ये सिर्फ आउटर एंड एक्सटर्नल रेफरेंस ले रहा था, बट अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पर इसने डायरेक्टली बोल दिया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज क्लियरली बीइंग इंप्लीमेंटेड इन अ हरी. बच्चों, इज द स्टेटमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इज द स्टेटमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? साफ साफ लिखा है इसने. और ध्यान से दीजिए, जो लिखा है पूरा इसने, इसको लिखने के लिए बच्चों इसने इतना सब कुछ एविडेंस लगाया है. इतना एविडेंस लगाने के बाद इसने बोला है clearly implemented in a hurry. The government's intolerance towards any public scrutiny of the project is such that even photography of the construction is now banned. बच्चों, क्या आप देख रहे हैं कि राइटर कैसे इसको और इंटेंसिफाई कर रहा है? इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. इसने पहले स्टेट किया, पर्पस स्टेट किया कि गवर्नमेंट जो है ये प्रोजेक्ट बिल्कुल हरी में कर रही है, और आगे देखिए कैसे इसको ये क्रिटिसाइज कर रहा है. अब यहाँ से रियल जो क्रिटिसिज्म है वो शुरू हो रहा है. क्या आपको ये क्रिटिसिज्म फील हो रहा है? अभी तक वो सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा था, एक्सटर्नल रेफरेंसेस ले रहा था, एक्सपर्ट्स की बात कर रहा था, ठीक है, और इसने एक अटैक भी किया था. लेकिन अब देखिए यहाँ से जो असली क्रिटिसिज्म है वो शुरू हो रहा है. The country is facing an unprecedented health crisis, ripple effects of which are being felt in the economic, social and political spheres too. हालत खराब है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल स्फेयर सब डेंटेड हैं. रिपल इफेक्ट्स मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, वन बाय वन, वन आफ्टर द अनदर. ऑलराइट, और इस मोमेंट पे कंट्री अगर इस चीज से ऑब्सेस्ड है तो राइटर बोलता है कि अच्छी बात नहीं है. द गवर्नमेंट विल लूज नथिंग इफ इट वर टू सस्पेंड द प्रोजेक्ट and take the opposition and the public into confidence on the future course in calmer times. Did you observe the paucity of the words he has chosen? कितने शानदार तरीके से आर्टिकल को उसने कंक्लूड किया है. क्या आप सब लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी? आर्टिकल से झटके से राइटर जो है एक बिल्कुल न्यूट्रल टोन पे आ गया और उसने आर्टिकल को यहाँ पर क्लोज कर दिया कि ये लोग जो है इसके आगे ना सोच पाए, ना उन्हें स्कोप मिले, और सीरियसली बोल दिया कि और अच्छा समय हो सकता है ये काम करने के लिए, और सरकार का इससे कुछ नुकसान नहीं होगा. एंड टेक द ऑपोजिशन एंड द पब्लिक इनटू कॉन्फिडेंस. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसने दो एंटिटी का नाम दिया है कि आपको ऑपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस में आपको लेना पड़ेगा. क्या आप राइटर की स्मार्टनेस का अंदाजा लगा सकते हैं? आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल, did you understand how smart the writer is? Okay, now if I ask you all, identify the tone of the writer. एक से दो टोन निकलेंगे इसमें, दो से ज्यादा नहीं आएगा. मैक्सिमम 2 tones can be deduced from this article. मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा. I want you all to please comment में आप बताइए मुझे. छोटा सा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी. बस शुरू करें. रिलीजन वर्सेस अथीज्म. 3 वर्ड्स याद कर लीजिएगा भाई. पहला वर्ड है
theism, दूसरा वर्ड है atheism, तीसरा वर्ड है apostate. Believing in God and religion, ये बोलता है क्या? theism. और जो मानता है उसको बोलते हैं theist. दूसरा कौन है? atheist, one who does not believe in God or religion. Apostate, one who has abandoned his or her religion या God. Are these words clear to all of you? Theism, atheism and apostate. भगवान को मानने वाला theist, धर्म को मानने वाला theist, और atheism, भगवान को नहीं मानने वाला. apostate, जो पहले मानता था लेकिन अब उसने abandon कर दिया, अब उसका belief नहीं रहा. Economic disruption and violence in Kerala over Sabrimala issue. क्या बोल रहा है? Karl Marx wrote in Critique of Hegel's philosophy of right, religion is the sigh of the oppressed creature. ये कितना क्रिटिकल लाइन है, क्या आप बच्चों इस लाइन की क्रिटिकलिटी समझ पा रहे हैं? वो कह रहा है धर्म जो है दबाए गए लोगों की आह है. ऑपरेस्ड क्रीचर यानी कि दबाए गए, जिनका हरण हुआ है, जिनका मॉलेस्टेशन हुआ है, कौन है वो लोग? ऑपरेस्ड पीपल, ऑपरेस्ड. रिलीजन इज द साय यानी कि आह है, आह. हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हम लोग ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं. क्या हुआ, एग्जाम में फेल हो गए? क्या बताएं. When you take the breath out like this, it's what you call sigh. Alright? तो कह रहा है कि धर्म जो है वो दबाए गए लोगों की आह है, हार्ट ऑफ अ हार्टलेस वर्ल्ड है, एंड सोल ऑफ अ सोललेस कंडीशन है. इट इज ओपियम ऑफ द मासेस. पूरे वर्ल्ड में बच्चों ये स्टेटमेंट जो कार्ल मार्क्स ने दिया है, ये बहुत पॉपुलर हुआ पूरे वर्ल्ड में, और बहुत लोगों ने इसकी कड़ी निंदा भी करी और बहुत लोगों ने पसंद भी किया इसको. कौन सा वाक्य था? इट इज द ओपियम ऑफ द मासेस. कार्ल मार्क्स का ये स्टेटमेंट बच्चों ग्लोबली सारे पॉलिटिकल टर्म्स में ये हमेशा ही सेंटेंस को लोग मार्क करते हैं, और पूरे कम्युनिस्ट जो लोग हैं, नक्सलिस्ट हैं, माओइस्ट हैं, इस स्टेटमेंट के बहुत बड़े फैन हैं. इट इज द ओपियम ऑफ द मासेस. इसका मतलब ये हुआ कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट का जो मूवमेंट है, कम्युनिस्ट लोग हैं, वो भगवान में बिलीव नहीं करते. they do not believe in the concept of God and religion. Indeed, for the Marxists, religion is mere superstition. यानी कि मार्क्सिस्ट लोगों के लिए, जो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं कि धर्म और धर्म की बातें सब बेकार हैं, ये लोग बोलते हैं कि रिलीजन इज अ मेयर सुपरस्टिशन, ये अंधविश्वास है. टू बी स्कॉफ्ड, स्कॉफ मतलब इसका मजाक उड़ाया जाए. स्कॉफ मतलब होता है जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं और मुंह से एक साउंड निकालते हैं, ये देखो. When you do this action called, this action is called to be scoffed. Scoff is to make fun and perceived as weak. तो रिलीजन जो है वो मजाक उड़ाने वाली चीज है, वो कमजोर है, और वो सिर्फ एक अंधविश्वास है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. Why then are they so keen on promoting the cause of temple entry of women? ये लोग जो हैं, केरला में 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत बड़ा इशू हुआ था, वो अभी भी कभी कभार आता है लाइमलाइट में. पिछले 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दिया था. क्या आपको पता है इसके बारे में? डू यू ऑल नो अबाउट द सबरीमाला इशू इन केरला? यस और नो? ठीक है. व्हाई देन दे आर सो कीन? दे मतलब कौन? कम्युनिस्ट लोग. केरला में गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, अभी भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है. CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी की वहां पर गवर्नमेंट है, ये वर्ड मार्क कर लीजिएगा. CPIM गवर्नमेंट है, इसके हेड हैं सीताराम येचुरी, याद कर लीजिएगा इसको. CPIM का मतलब क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ. ये सब GDPI में काम आएगा. अगर तुम्हारा कॉल आएगा अच्छे कॉलेज से, सब पूछेंगे वो लोग. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी. बहुत तरह तरह की पार्टी होती है. एक मार्क्सवादी है, एक लेनिनवादी है, ठीक है, एक स्टैलिन है. बट ये जो पार्टी है इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी. यानी कि मार्क्स के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले कम्युनिस्ट के ग्रुप. अब कम्युनिस्ट के भी ग्रुप बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर इस पार्टी का नाम CPIM है. ये बहुत बड़ी पार्टी है केरला में, और केरला में इसकी सरकार भी. ठीक है, आगे देखिए. सो व्हाई आर दे keen on promoting the cause of temple entry of women? Given their aversion to, mark the word aversion to, क्या word निकला इससे? Given their aversion to any form of religion, how is it that promotion of temple entry assumes priority for the
अथीस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी क्या बोल रहा है, वो अथीस्ट पार्टी कि अथीस्ट पार्टी भगवान को नहीं मानती। हेट्रेड, अवर्जन का मतलब क्या होता है, हेट्रेड, मार्क द वर्ड अवर्जन मतलब हेट्रेड, डिसलाइक। बच्चों हमेशा अवर्जन के आगे प्रीपोजिशन टू लगता है, इसको मार्क करना, हमेशा अवर्जन वर्ड के आगे हमेशा टू आता है। आई हैव एन अवर्जन टू परफ्यूम एंड स्मेल्स विच स्मेल इन एक्सट्रीम, अवर्जन टू एनी फॉर्म ऑफ रिलीजन। जब जिस पार्टी का जो है धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, वो पार्टी मंदिर के काम में इंटरफेयर क्यों कर रही है, और ये प्रायोरिटी कैसे बन सकता है? Since when has campaigning for the right of devotees become an agenda of the Communist Party Marxist? बच्चों क्या आपको इतना पार्ट समझ में आ गया कि राइटर जो है सीधे सीधे अटैक कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, और उनका जो इंटेंट है उस पर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रहा है। क्या आपने यहाँ पर नोटिस किया? क्वेश्चन मार्क नंबर 1, क्वेश्चन मार्क नंबर 2, क्वेश्चन मार्क नंबर 3। ऑलराइट, क्वेश्चन मार्क की जो आर्ट है बेटा, यानी कि जो इंटरोगेशन का आर्ट है, इंटरोगेशन जब हम करते हैं दूसरे पे क्वेश्चन उठाते हैं, इसका मतलब वो क्रिटिकल के अंदर आता है। ध्यान देना ये चीज, जब आप दूसरे पे क्वेश्चन करते हैं तो वो क्रिटिकल कहलाता है, दैट इट कॉल्स क्रिटिकल व्हेन यू क्वेश्चन समवन, especially in the RC in the context of CAT reading comprehension, when you question, it comes under the category of tone as critical. ठीक है? It is disheartening to note how endless protests over Sabarimala issue are disrupting life in Kerala. बहुत दुख हो रहा है देख के कि कितने हड़ताल चल रही केरला में सबरीमाला इशू को लेकर, और ये लाइफ वहां पर खराब कर रही है, डिस्टर्ब लाइफ, डिस्ट्रॉय कर रही है, एंड ब्रिंगिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल लाइफ टू अ हॉल्ट। हड़ताल जब होती है, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, माल नहीं आता है, बिजनेस एक्टिविटी उससे डाउन होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन होता है। बिटरनेस एंड कम्युनल डिवाइड हैव बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे इन द हड़ताल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसने यहाँ पर उसको हड़ताल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, केरला को इसने हड़ताल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। एज मड स्लिंगिंग एंड बैक बाइटिंग टेक सेंटर स्टेज। मड स्लिंगिंग एंड बैक बाइटिंग का मतलब क्या होता है? दूसरे पे कीचड़ उछालना, to embarrass someone, to disrespect someone, openly condemn someone, openly blame. Here again, the motives of the party become suspect. As neutral observers, why the government has to intervene in the matter of faith? क्या आप ये लाइन को समझ पा रहे हैं? गवर्नमेंट पे डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है, why the government has to intervene in the matter of faith and not allow devotees to sort the issue out by themselves. The Devaswam boards, अब मजे की बात यह है कि कितना समझदार लोग हैं केरला वाले जो है, वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने एक बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड का नाम क्या है? देवास्वम बोर्ड्स। देवास्वम बोर्ड ये बोर्ड है जहां पर लोग धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई भी इशू है उसको रिजॉल्व करते हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट गॉड और रिलीजन में नहीं मानती है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक हैं, वो चुनाव लड़के अंदर आए हैं और उन्हें लोगों की चिंता है, तो लोग किसको मानते हैं उसमें उनका बिलीफ तो नहीं है, लेकिन यस उन लोगों के बिलीफ को रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने बोर्ड बनाया। बोर्ड का नाम क्या है? देवास्वम बोर्ड। अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट आर मोर देन केपेबल ऑफ हैंडलिंग सेंसिटिव इशू एंड अपीजिंग द फेसफुल। अपीज वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, अपीज इज टू कन्विंस, टू गेन द गुडविल ऑफ। Why then must the government wield swords with the believers? Why must they take sides in a battle which is not really theirs? What explains the CPM's newfound interest in matters of faith? बच्चों आपने ऑब्जर्व किया पूरा ये जो आर्टिकल है, इसने यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन किया है। ये इसने क्वेश्चन भी किया, क्या कर रहा है ये? आंसर भी दे रहा है। इसका मतलब राइटर बहुत समझदार आदमी है। बच्चों क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर दे रहा है, अगर एक राइटर क्वेश्चन कर रहा है और गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने के बाद सोल्यूशन भी दे रहा है, तो इस आर्टिकल के लिए टोन क्या हो सकती है? जहां पर राइटर क्वेश्चन भी कर रहा है और उसकी हेल्प भी कर रहा है कि ये चीज है, इन क्वेश्चन को इस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। टोन क्या होगी आरसी की? लॉजिकल। देवांश भटनागर, वेरी नाइस, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जब जब हम किसी चीज पे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद उसका हम आंसर भी देते हैं, दैट साउंड्स रैशनल। सही वर्ड क्या आएगा बेटा? रैशनल आएगा। द राइटर क्वेश्चंस एज वेल ही आंसर्स दैट मेक्स सेंस and the tone is not limited to critical, then tone becomes rational कि राइटर बेचारा समझा भी रहा। आंसर लाइज कि केरला का जो मॉडल ऑफ कम्युनिज्म है वो पूरा हैज अंडरगॉन अ पैराडाइम शिफ्ट, कंप्लीट चेंज। यानी कि पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट चेंज। ये इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, कंप्लीट चेंज इन नॉर्मल वर्किंग और फंक्शनिंग। कह रहा है कि केरला का जो मॉडल ऑफ कम्युनिज्म है पूरा बदल चुका है in the recent past, and religion and faith have become part and parcel of the life. केरला में धर्म कर्म की बहुत पूछ होती है और यहाँ पर इस कम्युनिज्म की सरकार को इसको अपना थॉट बदलना पड़ेगा।
so much so that neglecting it becomes a surefire recipe. अगर आपने धर्म कर्म को केरला में अवॉइड किया तो आपका काम तमाम हो जाएगा. They will again not vote for you in the next coming elections, and the party will be a disaster. Then again, the state social demographics have also shifted. State के social demographics have also shifted. Demographic is study of population. Study of population is called demographs. Demographic जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. With the youth of today indifferent to the classical Marxian ideology. यूथ को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मार्क्स कौन था, वो जिंदा है कि मर गया है. ऑलराइट. और यूथ को कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्क्सियन आइडियोलॉजी में. यूथ को इंटरेस्ट है टिकटॉक में, इंस्टाग्राम रील्स में, पिज्जा में, बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड में, लिबरल आइडियाज में, मुझे मेरी आजादी दो, हैशटैग. यूथ को इस चीज में इंटरेस्ट है. दे प्रेफर देयर टैग्स ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और इवन ग्रेजुएट्स. ध्यान दीजिएगा. क्या ये बेटा जो लाइन है ये आप लोगों के लिए है? क्या आप लोग महसूस कर पा रहे हैं कि ये आपके लिए है कि नहीं है? Do you all observe that this line is actually for you all? सबको पैसा कमाना है, लाइफस्टाइल लेना है. With a few public sector units and increasingly weakening trade unions failing to fuel the curiosity. आज से कम 20 साल पहले फैक्ट्री, मिल में, इंडस्ट्री में सुपरवाइजर बनना बहुत अच्छी जॉब समझा जाता था. ये जॉब्स खत्म हो चुकी है. अब कोई भी आदमी ट्रेड यूनियन में ज्वाइन नहीं करेगा. जमशेदपुर इज अ वेरी नाइस सिटी. आई हैव वर्कड देयर इन जमशेदपुर. जमशेदपुर इज कंप्लीटली अ सिटी बेस्ड बाय टाटा. तो वहाँ ट्रेड यूनियन है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ट्रेड चलता है. और यूनियन जो मजदूर है उसकी मिल की वहां पर गुंडई चलती है. मतलब जो यूनियन ने कहा वो होना है. लेकिन अब वो जॉब इस एज के बच्चे नहीं चाहते. उन्हें अमिताभ बच्चन की तरह ब्लू कलर की एक यूनिफॉर्म पहन के मिल में काम नहीं करना है. उनको वो चीज नहीं देखनी है. ऑलराइट. Added to the fact, NGOs and GOs are becoming few and far between. Gazetted officers और उनके नीचे काम करने वाले जो क्लर्क हैं, alright, are becoming few and far between. मतलब वो बहुत दूर दूर बैठ रहे हैं, उनमें आपस में अच्छे यूनानिमिटी नहीं है. And they are not able to mobilize the labor force. यानी कि जो अधिकारी हैं वो खुद भी अपनी जॉब पे इंटरेस्ट नहीं रहते, उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और वो लेबर यूनियन फोर्स को मोटिवेट करने में सक्षम नहीं. The new voter is part of the global market and ideologies like Marxism and socialism are not their cup of tea. बिल्कुल सही बोल रहा है, आप लोगों के लिए बोल रहे हैं. These aspirational and dynamic groups want economic growth. ये देखो, smart living standards comparable to any developed nation and whoever can deliver. याद आ रहा है? फ्री इंटरनेट, फ्री बिजली का बिल, फ्री पानी. कुछ याद आ रहा है इस चीज से आपको? Can you all recall? Free market and embracing new technologies along with spiritual revivalism is the name of the game. यानी कि चुनाव जीतना है, क्या करना पड़ेगा? पहले फ्री में क्या दे रहे हो ये बताओ. उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Do you all recall when a lady questioned Prime Minister Modi कि बच्चा बहुत गेम खेलता है, and then मोदी जी replied, what did he reply? क्या बोला उन्होंने? पबजी वाला है क्या? अब ये स्टेटमेंट के बाद मिस्टर मोदी's popularity grew in 10 folds overnight. Many people like the youngsters who were playing PUBG, they immediately said, wow, what a prime minister. That means he knew about PUBG. That's what he's representing. यार वो जो यूथ है वो उनके कब्जे में आ गया. ये प्राइम मिनिस्टर को पता है पबजी क्या है, क्या पता खुद भी खेलते हो. ऑलराइट. यस, तो बच्चा बड़ा खुश हुआ, वो बच्चा भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा. अलॉन्ग विद स्पिरिचुअल रिवाइवलिज्म, यानी कि भैया बाबा जी जितने भी हैं, बाबा जी समझते हो, राम रहीम, आसाराम, इनके जरिए भी चुनाव जीतता चाहता है. बिकॉज इनके पास बहुत बड़े कौन है? फॉलोअर है. चुनाव जीतने की 3 टेक्निक बताई इसने कि सामान फ्री में बांटो, नई टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करो और बाबा लोगों से कांटेक्ट बना के रखो. इसी को बोलते हैं नेम ऑफ द गेम. दैट बीइंग द केस, अ कल्चर ऑफ स्ट्राइक्स एंड हड़ताल्स में प्रूव टू बी फ्यूटाइल, यानी कि टाइम वेस्ट. अब जिस कंट्री में चुनाव जीता जा रहा है फ्री सामान बांट के, बाबा लोगों को खुश करके, बच्चों की नए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करके, अप्रिशिएट करके, उस समय पे आप हड़ताल करवा रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में डेंजरस है. द पार्टी नोज that the ideal strategy in this scenario is to take over the driving seat of Devaswamy.
पार्टी को इस समय अपने वोट देवास्वामी की सीट को ले लेना चाहिए। Who in turn can control the mind and thoughts of an average voter। और देवास्वामी जो है भगवान के चलते सारे वोटर पे कंट्रोल कर सकते हैं। Try as hard as they might to disown religion। अगर रिलीजन को डिसोन किया, धर्म को डिसोन किया, धर्म की मान्यता नहीं रखी इस जगह पे, they know that religion is the only panacea। धर्म जो है एकमात्र रामबाण है। मार्क द वर्ड panacea। panacea मतलब अल्टीमेट रेमेडी, रामबाण, एकमात्र इलाज, अचूक इलाज। क्लासिफाई नहीं आते हैं, बाबा आजम खान बंगाली से मिलिए, खोया पाया प्यार आपस पाइए, संतान की प्राप्ति हो, परिवार में कलह की अचूक दवाई है बाबा आजम खान बंगाली के पास। ये है पेनेशिया। When ideologies lose their sheen and teeter, sheen का मतलब होता है चमक और teeter का मतलब होता है बैलेंस, on the verge of collapse। जब इन पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है वो अपनी चमक दमक खो देती हैं, तो फिर हमें आप धर्म का सहारा ही आपको लेना पड़ेगा। These along with the blessing of Lord Ayappa would strengthen the base and party foundation। They are very well aware। यानी साफ साफ बोल रहा है कि पार्टी को धर्म के मामले में अब घुसना पड़ेगा, और यही रीजन है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट है। रिलीजन को आप डिसोन नहीं कर सकते, और दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू इंटरफेयर, बट इनका तरीका बहुत गलत है। आगे देखिए। Having said that, it is impossible to ignore what a majority of Kerala public believe, while rumors are best left to die। इसका मतलब क्या है? केरला वाले लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, रूमर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। It becomes increasingly difficult to say nay। nay का मतलब होता है no। no मतलब no। no, nay means no। But a large section of Hindu community as well as members of other religious community believe। सिंपल हो गया कि भाई जो लोग मानते हैं वहां पर उसको आप कैसे डिसोन कर सकते हैं। That the over enthusiasm surrounding the Sabarimala issue has much more to do with covering up the flaws in the rehab work post the recent floods that ravaged the state। ravaged to destroy। अब राइटर ने यहाँ पर खुलासा किया है कि इसका एक्चुअल जो कंसर्न है वो है कि ध्यान भटकाना चाहती है गवर्नमेंट सबरीमाला इशू को करके, और पूरा ध्यान जो है वो चाहती है कि भाई जो जो बाढ़ आई थी, बाढ़ से कितना नुकसान हुआ, उसकी तरफ ध्यान ना जाए, लोगों का ध्यान धर्म की तरफ जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने ये इशू सॉल्व किया हुआ है, ये इशू रेज किया हुआ है। आइडली द गवर्नमेंट शुड बी बिजी हेल्पिंग द स्टेट गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। रिलीफ एंड रिहैब वर्क कराइए, रेस्क्यू ऑपरेशन कराइए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस दिखाइए, रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मैप कराइए, क्वेश्चन एज डेवलपिंग प्रोटोकॉल प्रोसीजर practices to follow with regard to opening of dams and reservoirs। ये सब काम होने चाहिए। बच्चों क्या इस पैसेज में आप, इस पैराग्राफ में आप राइटर का टोन समझ पा रहे हैं? मैंने 2 वर्ड मार्क किया है, आइडियली, एक वर्ड मार्क किया है शुड। क्या इस पैराग्राफ में राइटर का टोन क्लियर हो रहा है? हाँ या ना बताओ, टोन क्या है? आइडियली जो शब्द है कैसे लगता है, और शुड मैंने आपको क्या बताया था? एडवाइजरी। राइट वर्ड वुड बी कंसर्न। बच्चों आइडियल वर्ड क्या रहेगा? कंसर्न। आप देख रहे हैं कि किस तरह राइटर जो है वो कंसर्न है, अपना कंसर्न शो कर रहा है। टोन विल बी कंसर्न। तो मतलब गवर्नमेंट गरियाने के अलावा ये आदमी सजेशन दे रहा है गवर्नमेंट को। सजेशन वाली टोन क्या होती है? कंसर्न की। राइटर इज कंसर्न अबाउट दीस थिंग्स। आइडियली हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। Indeed, the government should be alert to the growing discontent against the Communist Party for their attempts to influence religion and faith। The well-informed Kerala society is too aware of similar painful precedents in the world where during the communist regime the lean church was controlled and managed by the communist parties in the former communist bloc nations। ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी चर्च को जो है चलाने का जिम्मा किसको मिला है? कम्युनिस्ट ब्लॉक को मिला है। And there is rising fear among the religious group as they become increasingly aware of Marxist communist। जो रिलीजियस ग्रुप हैं वो डरते हैं किससे? मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट लोगों से। जब उनको मालूम पड़ा कि ये लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जैसे उनको मालूम पड़ा तो इनके मन में डर आ गया कि अब ये अगर ये कंट्रोल करेंगे तो हमारे भगवान से हमें दूर कर देंगे। Who are well versed in mobilization and social engineering। राइटर तारीफ भी कर रहा है कम्युनिस्ट की। देख लीजिए कि कम्युनिस्ट जो होते हैं दे आर मास्टर्स ऑफ मोबिलाइजेशन एंड सोशल engineering। This is again a fact। Slowly but surely infiltrating their sacred space। तो लोग डरते हैं इसलिए, कम्युनिस्ट लोग भगवान को मानते नहीं है। भगवान को मानेंगे और कंट्री को अगर कंट्रोल भी करेंगे तो कहीं उनकी भगवान से उनको दूर ना कर दें, ये मन में एक डर बैठा हुआ है सबके। लास्ट पार्ट पे आते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए, मार्क करिएगा वर्ड इंडीड गवर्नमेंट शुड। ध्यान से देखना,
government should ideally, indeed, actually. Faith and its practices are best left to followers and devotees. How someone prays never was and never should be their concern. Instead, constructive collaboration and concerted efforts for the progress of the state should be. बड़ा पॉजिटिवली क्लोज किया. हाँ, ये पूरा राइटिंग जो है क्रिटिकल था, लेकिन इसने टोन को एट द एंड इसने टोन को कन्वर्ट कर दिया कंसर्न में. बहुत जल्दी हम लोग आरसी शुरू करने वाले हैं, तो आरसी में समझना पड़ेगा कि भाई राइटर के पास एक पैराग्राफ में, एक पैसेज में कम से कम 2 से 3 टोन हो सकती है, लेकिन बच्चों जो टोन का इस्तेमाल इसने एंड की तरफ किया है, हमें उसी टोन को कंसिडर करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं इस तरह से एंडिंग पार्ट की तरफ से मैं इसकी टोन जो है वो कंसर्न डिक्लेयर कर रहा हूँ. पैसेज कवर किए, बहुत सारे वर्ड्स कवर किए, कुछ समझ में आया?